दोस्तों जेफ गोल्डब्लम को तो आप जानते होंगे, अगर नाम नहीं भी सुना होगा तो ये चेहरा तो आपने बिल्कुल पहचाना ही होगा जुरासिक पार्क की वजह से। तो देखिए जेफ गोल्डब्लम को हमने जुरासिक पार्क में, उसके अगले आने वाले सिक्वल्स में, 2018 में जो फॉलन किंगडम आई उसमें, इसके अलावा इंडिपेंडेंस डे और उसके सिक्वल्स में हमने उन्हें देखा है। तो अभी जेफ गोल्डब्लम अभी कुछ दिन पहले रूपोल्स ड्रैग रेस नाम के अमेरिकन रियलिटी टीवी शो में गए थे और वहाँ पर एक कंटेस्टेंट से, एक प्रतियोगी से उन्होंने सभ्य भाषा में एक प्रश्न पूछा और उस प्रश्न पूछने की वजह से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी होगी कि वहाँ के अमेरिका के जो वोक लिबरल्स है और लेफ्ट विंग वाले हैं, उन्होंने एक प्रकार से सोशल मीडिया पर जेफ गोल्डब्लम को लिंच किया। इतना ज़्यादा उनकी कड़ी आलोचना हुई, इतनी आलोचना हुई कि पूछिए मत। अब उन्होंने ऐसा क्या पूछ लिया था, उस पर हम जाए उसके पहले ये रियलिटी शो क्या है इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं ताकि आपको पूरा आइडिया आ जाए आखिर ये घटना क्या हुई थी। तो रूपोल्स ड्रैग रेस, तो रूपोल्स एक व्यक्ति है, उन्होंने इस रियलिटी शो को शुरू किया है और इसका नाम है रूपोल्स ड्रैग रेस। तो ड्रैग रेस क्या है वो हम देखते हैं। तो देखिए इसके दो टर्म्स आपको समझने होंगे, एक है ड्रैग क्वीन और ड्रैग किंग। मैं पुरुष हूँ, अगर मैं स्त्री के कपड़े पहनता हूँ तो मैं हो गया ड्रैग क्वीन, और अगर कोई स्त्री है और वो पुरुष के कपड़े पहनती है, पुरुष की तरह उसका बोलना चालना है, एटीट्यूड वगैरह है, तो उसे कहा जाएगा ड्रैग किंग। और केवल विरुद्ध लिंग के ही कपड़े नहीं, दूसरे भी एनिमल्स के अलग अलग थीम के वगैरह कपड़े और जो भी है इस प्रकार के कपड़े वगैरह उसमें पहने जाते हैं। तो रूपोल्स भी एक ड्रैग क्वीन है, यानी वो भी पुरुष है और स्त्री के कपड़े पहनते हैं। तो उन्होंने ये एक रियलिटी शो शुरू किया है। इस प्रकार के जो ड्रैग क्वीन और ड्रैग किंग है इनके बीच में ये कंपटीशन उन्होंने शुरू किया है। तो ये अलग अलग प्रकार के ऐसे कपड़े वगैरह पहनते हैं इस रियलिटी शो में, और अमेरिका के जो एजुकेटेड वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसे शोज़ देखकर खुद को एंटरटेन करते हैं। वैसे भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश के कई बड़े बड़े शहरों में आज की नई जनरेशन के हज़ारों युवा कूल ड्यूड्स इस कल्चर को भारत में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि लिबरल्स के इन अथक प्रयासों से आने वाले कुछ वर्षों में हमें भारत में भी रूपोल्स ड्रैग रेस नाम का कोई रियलिटी शो देखने को मिल जाए। दोस्तों देखिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, फिर चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, किन्नर हो, सभी ईश्वर के स्वरूप है, सबका मंगल हो, सबका भला हो। और जो व्यक्ति जो मन में आए वो पहन सकता है, चाहे आप स्त्री के कपड़े पहनो, पुरुष के कपड़े पहनो, या जो मन में आए वो पहनो, किसी को क्या मतलब है ना। पर देखिए इस प्रकार से किसी व्यक्ति को, फिर चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, उसे पूरा एक अलग टर्म देके, यानी तुम ड्रैग किंग हो, तुम ड्रैग क्वीन हो, इस प्रकार से अलग टर्म देके उसकी पूरी आइडेंटिटी को ही चेंज कर देना, ये एक कल्चरल मार्क्सिज्म का हिस्सा है। इसके जरिए जो आने वाली जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उनको उनके ही जेंडर को लेकर कंफ्यूज कर दिया जाता है। आज अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग का एक पूरा चल पड़ा है अलग से। उसमें ये वोक लिबरल जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके बच्चों को उनका जेंडर क्या है ये बताता ही नहीं है। मतलब अगर कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, उनको ये बताया नहीं चाहता कि तुम लड़का हो या लड़की हो। उनके कपड़े भी ऐसे अलग से कोई स्पेसिफिक जेंडर के कपड़े भी उन्हें पहनाए नहीं जाते। टॉप कुछ अलग पहनाएंगे, नीचे बॉटम कुछ अलग पहनाएंगे, यानी वो बच्चा एक आम लाइफ जी सकता था, पर उसको बचपन में ही उसके जेंडर को लेकर ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग के नाम पर। जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस बारे में, देखिए मैं कई बार उस वीडियो के बारे में आपको बताता हूँ, उन्होंने बहुत बढ़िया से इस बात को कहा है कि देखो यार, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका भला हो, सभी स्वस्थ रहे, पर कम से कम बच्चों को तो छोड़ दो यार, उन्हें बचपन में उनके जेंडर को लेकर कंफ्यूज मत करो। तो चलिए वो क्लिप मैंने, जो ऑल टाइप्स ऑफ सेक्सुअलिटी नाम का वीडियो मैंने बनाया है, वो आप वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने व्लादिमीर पुतिन जी की वो क्लिप भी दिखाई है, उसकी लिंक आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगी। तो ये जो ड्रैग रेस है, तो इस प्रकार के जो शोज़ है, ये इसी प्रकार का एक प्रमोट करने का काम करते हैं, ड्रैग किंग या ड्रैग क्वीन। इसको कुल मिलाकर ये अमीरों के चोचले हम ऐसा कह सकते हैं। एक गरीब आदमी को कपड़े पहनने को मिल जाए वही बहुत है, मतलब उसे स्त्री के पहनना या पुरुष के पहनना या कोई स्पेसिफिक थीम वाले कपड़े पहनना, ये तो बहुत दूर की बात है यार। किसी गरीब को कपड़े पहनने को मिल जाए, शरीर ढकने को मिल जाए, वही बहुत है। मैंने बचपन में सत्संग में, मेरे गुरुदेव के सत्संग में एक बहुत बढ़िया बात सुनी थी। एक होती है आवश्यकता और दूसरी होती है इच्छा। रहने के लिए छत चाहिए, घर चाहिए, ये होगी आवश्यकता। पर किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए स्पेसिफिक एरिया में ही घर चाहिए, या स्पेसिफिक बजट वाला ही घर चाहिए, या इस प्रकार की फैसिलिटीज़ वाला ही घर चाहिए, ये हो गई इच्छा। इसके अलावा शरीर ढकने के लिए कपड़े चाहिए, ये हो गई आवश्यकता। पर स्पेसिफिक ब्रांड के ही कपड़े चाहिए, फिर उसके लिए भले ही 200 रुपये की टी शर्ट की जगह हमें 10,000 रुपये उसी टी शर्ट के देने पड़े, बस ब्रांड के नाम के लिए। तो ये हो गई इच्छा। इसमें भी अब इस प्रकार के थीम के कपड़े पहनना, अब मैं इसकी क्या आलोचना करूं, मतलब ये जो तथाकथित लिबरल्स होते हैं ये आलोचना सहन भी नहीं करते।
ये खुद तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, पर हम इनकी आलोचना नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही शो में कुछ दिन पहले जब जेफ गोल्डब्लम जज बनकर गए थे तो वहाँ पर उनके सामने जैकी कॉक्स नाम का एक कंटेस्टेंट आया। जैकी कॉक्स एक गे है और साथ में ही एक ड्रैग क्वीन भी, यानी वो पुरुष है पर स्त्री के कपड़े पहनता है। तो वहाँ पर जैकी कॉक्स ने हिजाब पहना हुआ था। तो जेफ गोल्डब्लम को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कौतूहलवश बड़ी सभ्य भाषा में जैकी से एक सवाल पूछा कि क्या तुम रिलीजियस हो। जैकी कॉक्स ने नहीं कहा। फिर इसके बाद में जेफ गोल्डब्लम ने इस पर पूछा कि क्या आपके धर्म में महिलाओं के और समलैंगिकों के विरुद्ध ऐसा कुछ है जिस वजह से कुछ इशू कॉम्प्लिकेट हो जाए, यानी समस्या पेचीदा हो जाए, जटिल हो जाए। और फिर क्या था, जेफ गोल्डब्लम के बस इतना पूछने की देरी थी और जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, इस प्रकार से सारे जजेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया, किसने भी उनका सपोर्ट नहीं किया। और इसके बाद में फिर जो जैकी कॉक्स है कंटेस्टेंट, वो खुद मुस्लिम भी है और होमोसेक्सुअल भी है। इसी वजह से जेफ गोल्डब्लम ने एक अच्छी भावना से प्रश्न पूछा था कि भाई देखो, आपके रिलीजन में ऐसा तो कुछ नहीं जिस वजह से कुछ फिर इशू कॉम्प्लिकेट हो जाए, आप समलैंगिक है, ऊपर से हिजाब पहना हुआ है, तो कुछ शायद प्रॉब्लम आ सकते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। इस वजह से उन्होंने एक अच्छी भावना से जैकी कॉक्स से प्रश्न पूछा था। पर एक पूरा ये इशू ही अलग हो गया, पूरी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर खड़ी हो गई और जैकी कॉक्स फिर उसके बाद में वहाँ पर स्टेज पर ही रोने लग गए। एक प्रकार से एक विक्टिम कार्ड खेलना भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ रोने जैसा तो उसमें मुझे वहाँ पर लगा नहीं था। फिर इसके बाद में जैकी कॉक्स रोते हुए उन्होंने कहा कि भाई मैं मानता हूँ कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में LGBTQ कम्युनिटी को लेकर, समलैंगिकों को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स है, पर मैं अमेरिका को ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम चाहे LGBTQ कम्युनिटी से हो या फिर तुम चाहे माइनॉरिटीज से हो, पर तुम उतने ही अमेरिकी हो जितना कि कोई दूसरा अमेरिकी है। और फिर रोते हुए इसके साथ में उन्होंने और एक बात कही कि भाई आई लॉस्ट माई फेथ इन अमेरिका, मैंने अमेरिका में अपना विश्वास खो दिया है। हालांकि मुझे एक बात समझ में नहीं आई, देखिए जैकी कॉक्स खुद एक गे है, LGBTQ कम्युनिटी से है, मुस्लिम है और वे अमेरिकी नागरिक है। इस वजह से ही वे खुलकर ये सब बातें कह पाते हैं कि वो समलैंगिक है, वो गे है, ड्रैग क्वीन है और वे एक ड्रैग रेस शो में जाकर इस प्रकार से स्पर्धा कर पाते हैं, प्रतियोगी बन पाते हैं। ये वे अमेरिकी नागरिक है, इस वजह से ही तो ये सब कर पा रहे हैं। लेकिन फिर ऊपर से उन्होंने मैंने अमेरिका में ही फेथ खो दी या मैं अमेरिका को ही दिखाना चाहता हूँ, ये उन्होंने क्यों कहा ये मैं सच में समझ नहीं पाता। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, इस्लामिक कंट्रीज़ में जो समलैंगिकों को मृत्युदंड की सज़ा है, डेथ पेनल्टी है, उस पर भी जैकी कॉक्स ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इस पर भी उन्होंने कोई बात नहीं की। पर जैकी कॉक्स के इस प्रकार से रियलिटी शो में रोने की वजह से सोशल मीडिया पर पूरा एक आउटरीच मच गया अमेरिका में और वहाँ पर जितने भी वोक लिबरल्स है, लेफ्टिस्ट है, उन सब ने जैकी कॉक्स का सपोर्ट किया, उसको सांत्वना दी। और दूसरी तरफ सारे के सारे जेफ गोल्डब्लम पर टूट पड़े कि यार तुम तो इस्लामोफोबिक हो। और किसी ने कहा कि भाई तुम केवल इस्लाम पर ही सवाल उठा सकते हो, पर क्रिश्चियनिटी पर तुम क्यों चुप रहते हो, तुम रेसिस्ट हो क्योंकि तुम केवल इस्लाम पर सवाल उठाते हो। एक ने कहा कि भाई अमेरिका भी एक समय एंटी गे था, एंटी वुमन था, तो तुम अमेरिका से सवाल क्यों नहीं पूछते। पूरा का पूरा इस प्रकार से लेफ्ट विंग वोक लिबरल्स जेफ गोल्डब्लम पर टूट पड़े। पर इसके साथ ही कुछ वहाँ पर समझदार लोग, पत्रकार वगैरह भी थे, जैसे कि वॉशिंगटन एग्जामिनर की एडिटर ब्रैड पोलुम्बो, उन्होंने लिखा कि भाई ये जो वोक मॉब है वो जेफ गोल्डब्लम के पीछे पड़ गई है क्योंकि उन्होंने बस एक सवाल पूछा था। इस प्रकार से कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया, पर विरोध करने वाले ज़्यादा थे। इस प्रकार के जो सपोर्ट के ट्वीट है उन पर सैकड़ों लाइक्स भी नहीं है, पर जो जेफ गोल्डब्लम के विरोध के ट्वीट्स है उन ट्वीट्स पर हज़ारों लाइक्स है। अब ये वोक लिबरल्स क्या होता है, तो देखिए हमारे भारत में भी जो तथाकथित कूल ड्यूड्स है, अपने आप को बहुत वोक दिखाने के लिए ये सनातन संस्कृति को गालियाँ देते हैं, हिंदू संस्कृति को उठते बैठते खाते पीते सोते जागते गालियाँ देते रहते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी में गालियाँ देंगे, JNU में प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा को फांसी देंगे, वहाँ पर जन्माष्टमी के पोस्टर्स फाड़ेंगे और स्टैंड अप कॉमेडी में जब इस प्रकार से हमारे देवी देवताओं का, संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता है तो ये ठहाके लगा कर अट्टहास कर करके हंसेंगे। यही सब हमारे देश के वोक लिबरल्स करते हैं, यही अमेरिका में भी होता है। पर देखिए अमेरिका का जो लेफ्ट विंग है, लिबरल्स है, उनके पास में कुछ प्रॉपर रीज़न भी है कि वो वहाँ के रिलीजन का वो जो विरोध करते हैं, उसके पास उनके लिए रीज़न भी है। क्योंकि जब देखिए स्पेन ने जो इंक्विजिशन अमेरिका में लगाया था, तो वहाँ के जो अमेरिका के जो मूल निवासी है, ऐसे लाखों लोगों की वहाँ पर हत्या कर दी गई थी कन्वर्जन के लिए। इस प्रकार से भारत में गोवा इंक्विजिशन लगाया गया था। तो इस वजह से वहाँ के जो लिबरल्स हैं उनके पास में एक रीज़न तो है, चलो वहाँ के रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। पर अगर हम भारत की बात करें तो हमारा हज़ारों साल का इतिहास देख लीजिए, हमने कभी किसी को कन्वर्ट नहीं किया या कन्वर्ट करने के लिए हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उल्टा
अनेकों अनेकों विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर ही आक्रमण किए, हमारी ही संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की और हमारे अनगिनत महापुरुषों ने इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। पर तो हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास पूर्ण रूप से अलग है। पर हमारे भारत के वोक लिबरल्स, उन्हें तो ये सब पता ही नहीं। उन्होंने बस वामपंथियों का लिखा हुआ, ब्रिटिशों का लिखा हुआ तोड़ा मरोड़ा गया झूठा इतिहास पढ़ा है और वो बस वेस्टर्न लिबरल्स को, वेस्टर्न जो लेफ्ट विंग है उनको अंधे होकर फॉलो करते हैं। पर यही वोक लिबरल्स गालियां देना तो छोड़ दीजिए, पर किसी दूसरे रिलीजन पर ये सवाल तक नहीं उठाएंगे, किसी दूसरे रिलीजन की आलोचना तक नहीं करेंगे। आलोचना करना भी बहुत दूर की बात है। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आतंकवादियों का तक समर्थन करते हैं, पत्थरबाजों का तक समर्थन करते हैं, उनको कानूनी संरक्षण देते हैं तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। यही वोक लिबरल्स, यही कम्युनिस्ट, यही वामपंथी फॉरेन फंडिंग से हमारे देश में जो धर्मांतरण होता है उसका तक सपोर्ट करते हैं। फॉरेन फंडिंग से केवल धर्मांतरण के लिए नहीं, देश विरोधी कई साजिशों के लिए तक फंडिंग होती है, अलग अलग एनजीओज को फंडिंग होती है। ऐसे 20,000 एनजीओज का FCRA लाइसेंस 2015-16 में मोदी सरकार ने कैंसिल किया था, क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग से इस देश में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, धर्मांतरण करने में शामिल थे। और इसके पीछे ये पूरे अर्बन नक्सल्स जो है, इनका पूरा एक सपोर्ट है इनको। और भारत के जो वोक लिबरल्स है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की देन है। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिशों ने हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, पर स्वतंत्रता के बाद भी हमने मैकॉले की ही शिक्षा व्यवस्था को जारी रखा और स्वतंत्रता के बाद में वामपंथियों ने और ज़्यादा हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। और यही झूठा तोड़ा मरोड़ा गया इतिहास हमारे बच्चे आज पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं और वही सब पढ़ पढ़ के वो इस प्रकार से अपने आप को वोक लिबरल मानने लगते हैं और अपनी ही देश की संस्कृति को गाली देना उनको कूल लगता है। दोस्तों, जो भी युवा अपने आप को लिबरल मानते हैं, कूल मानते हैं, या जो प्रश्न पूछने की आड़ में हमारे सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं या भद्दे भद्दे कमेंट्स पास करते हैं हमारी संस्कृति पर, मैं उनसे हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, इस पूरे पृथ्वी पर केवल सनातन संस्कृति ही एक ऐसी है जो आपको प्रश्न पूछने का अधिकार देती है, जो आपको तर्क करने का अधिकार देती है, जो आपको अपने विवेक का उपयोग करने का अधिकार देती है। हमारे जितने भी शास्त्र है, जितने भी ग्रंथ हैं, आप उनको उठाकर देख लीजिए। हर जगह पर कोई ना कोई शास्त्रार्थ आपको देखने को मिलेगा, कोई संवाद आपको देखने को मिलेगा, कोई प्रश्नोत्तरी आपको देखने को मिलेगी। जैसे श्रीमद् भगवद गीता, जहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं, या किसी ग्रंथ में माता पार्वती भगवान शिव जी से प्रश्न पूछती है, या हमारे जितने भी उपनिषद है वहाँ पर ऋषियों के आपस के जो संवाद है, शास्त्रार्थ है, वे उन्हें हम वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो हमारी ही एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पर आप ईश्वर से तक प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी कल्चर को आप देख लीजिए, कहीं पर आपको ईश्वर से प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिलेगा। अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो आपको ब्लास्फेमी का आप पर आरोप लगाया जाएगा कि आपने ईश्वर की निंदा की है। दुनिया के कई सारे देशों में ब्लास्फेमी के लिए मृत्युदंड की तक शिक्षा है। तो जिस भारत भूमि पर आपका जन्म हुआ है, जिस भारत भूमि ने आपको इतने सारे अधिकार दिए हैं, जो सनातन संस्कृति इस पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है, जो मनोविज्ञान हमारी संस्कृति में हमें देखने को मिलता है, वैसा मनोविज्ञान हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता। केवल यही नहीं, पूरे पृथ्वी पर केवल सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो आपको एथिस्ट यानी नास्तिक होने का तक अधिकार देती है, क्योंकि हमारी संस्कृति के अनुसार आस्तिकता और नास्तिकता ये दोनों ही बस मन के भाव है। जो अपने आप को आस्तिक मानता है या भगवान का भक्त मानता है, वो भी बस उसके मन की वृत्ति है एक। या जो अपने आप को एथिस्ट नास्तिक मानता है, वो भी अपने मन के बंधनों में बंधा हुआ है। जो अपने मन के बंधनों को तोड़कर अपने आत्म स्वरूप को जानता है, जहाँ से ये सारी वृत्तियाँ उठती, उस तत्व को जानता है, वो सच्चा ज्ञानी है। ये हमारी संस्कृति में कहा गया है। तो आस्तिकता नास्तिकता ये बस मन के भाव है। हमारी संस्कृति ये कभी नहीं कहती कि आप किसी को जाकर कन्वर्ट करो, या किसी को आप धर्मांतरित करोगे, या आप हमारे धर्म में आओगे तभी आपका कल्याण होगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। ये हमारी संस्कृति कभी नहीं कहती है। हमारी संस्कृति आपको विवेक करना सिखाती है, तर्क करना सिखाती है। आप ईश्वर से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जब ईश्वर ने हमें इतने अधिकार दिए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम प्रश्न पूछने की बजाय कुतर्क ना करें। प्रश्न पूछना और कुतर्क करना एक अलग बात होती है। तो हम जो अधिकार ईश्वर ने हमें दिए हैं उसका हमें सम्मान करना चाहिए, इस संस्कृति का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृति है। इसी वजह से हम प्रश्न पूछ पाते हैं। इसी वजह से आज हमारे देश में ये सेक्युलरिज्म जो हम बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता जो हम बात करते हैं, ये सनातन संस्कृति का अस्तित्व है। इसी वजह से हमारे देश में ये प्रेम और इतना भाईचारा, प्यार, परोपकार, दया, क्षमा, शांति, ये सब हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस संस्कृति का अस्तित्व है। तो इस संस्कृति का सम्मान कीजिए। आप प्रश्न पूछिए, पर प्रश्न पूछने से पहले इस संस्कृति को ठीक से समझिए। बाकी दोस्तों, जेफ गोल्डब्लम ने जो प्रश्न पूछा था उस पर आपकी क्या राय है,
या जो जिस प्रकार से वहाँ का अमेरिका के सोशल मीडिया ने वहाँ पर रिएक्ट किया, या उन्हें जो इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट दिया, या फिर उनसे ये कहा गया कि भाई आप क्रिश्चियनिटी से सवाल क्यों नहीं पूछते, वगैरह वगैरह जो बातें उनसे कही गई, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।